अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कोरोना वायरस की सिचुएशन और उसने मुआशी तौर पर भी हमें हिला के रख दिया और एक हेल्थ क्राइसिस तो अपनी जगह मौजूद है और लेकिन जो अहम चीज़ है वो है इकॉनमी, और इकॉनमी को भी इसने बुरी तरह इससे मुतासर किया और जीडीपी बहुत नीचे चली गई। हमारी जीडीपी के अंदर जो एक कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर किया और ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सहारा है कि आपकी जैसी भी सिचुएशन होती है हमारे पास खुराक मौजूद होती है और वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी इकॉनमी को सहारा देता है। लेकिन अभी एक हमला जो कि अभी तो नहीं हुआ, पिछले एक साल से उस पर बात हो भी रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अकॉर्डिंगली जो वो इंटरेस्ट शो नहीं किया गया, वो था टिड्डी दल का हमला, लोकस्ट का हमला। अब इस पे किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, ये बहस तो कौमी सतह पर भी हो रही है और इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो आपकी वही 18th अमेंडमेंट है, जो कि जो सूबे वो ये कह रहे हैं जी कि वफाक की ज़िम्मेदारी है और वफाक जो वो सूबों पे डाल रहा है और उसका अल्टीमेटली नुकसान ये हुआ है कि अब वो जो स्वाम है वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है और बड़ी तादाद में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उससे इफ़ेक्ट हो चुके हैं। और ये एक जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है कि इस तरह से अगर ये फैलता गया तो फिर हमें सीवियर शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फसलें तबाह हो जाएंगी, दरख्त तबाह हो जाएंगे और फिर हमें जो वो शदीद तरीन मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जो कि एक तरफ तो कोरोना वायरस है और उसके बाद अगर खाने को भी नहीं बचता खुदा ना खास्ता तो फिर सिचुएशन पे को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सबको कोई भी शख्स इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा बताते चलें कि ये लोकस्ट या टिड्डी दल है क्या। बेसिकली अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप जो आपने टिड्डा देखा होगा, ग्रास होपर जिसको बोलते हैं, ग्रीन कलर का, जो कि जंप करता है, उड़ता है और अक्सर आपने घास वगैरह पे देखा होगा, सब्ज़ रंग का एक कीड़ा होता है लंबा सा, और वो उसको आप ये जो ग्रास होपर है इसकी कुछ इकसाम ऐसी होती हैं जो कि अपना बिहेवियर चेंज कर सकती हैं, अपनी साख्त चेंज कर सकती हैं। तो इनको इस तरह की जो इकसाम है ग्रास होपर की उसको लोकस्ट बोलते हैं या उसको टिड्डी दल जो ख़ास किस्म के जिसका जिक्र किया जाता है। अब ये जो लोकस्ट है ये बेसिकली क्या होता है कि इसकी फ़ीमेल जो है वो अंडे देती है नरम मिट्टी के अंदर और वो अंडों का एक गुच्छा आप कह लें वो ज़मीन के अंदर मौजूद रहता है और फिर वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, उसके मुताबिक वो एक हफ़्ते से लेकर डिपेंडिंग कि कितना टेम्परेचर है उसके मुताबिक फिर उसमें से जो वो हॉपर्स या आप कह सकते हैं कि निम्फ या आप कह सकते हैं उसके बच्चे निकल आते हैं। उसके बाद लाइफ की स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर उसके अंदर मुख्तलिफ उसकी साल के अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं और मुख्तलिफ शक्लें तब्दील करते करते वो मुकम्मल तौर पे एक टिड्डा बन जाता है। अच्छा, ये जो लोकस्ट है ये दो तरह से ज़िंदगी गुजार सकता है, एक सोलिटरी यानी तन्हाई की ज़िंदगी और एक ग्रीगेरियस जिसके अंदर ये एक तरह से पागल हो जाता है और फिर ये झुंड की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये सोलिटरी से इसकी जो सिचुएशन है, जो बिहेवियर है वो चेंज कैसे होता है, उसके अंदर जो इसकी लोकस्ट की मुख्तलिफ इकसाम है जिसमें से सबसे अहम डेज़र्ट लोकस्ट है जिसका आजकल पाकिस्तान पे हमला है और ये जो कि अफ्रीका, एशिया में और हमारे जो इंडो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करता है कि जब खुश्क साली होती है तो खुश्क साली के बाद खुश्क साली में चूँकि डेफिनेटली खुराक की कमी हो जाती है और फिर उसके बाद जब बारिश आती है और पत्ते आते हैं तो फिर दूसरी तरफ ये जब ये तादाद इनकी ज़्यादा होती है तो ये फिर अपने अंदर इनके मखसूस हरकत होती हैं, ये टांगे मारते हैं और उसके बाद इनके अंदर एक ख़ास किस्म का जो वो हार्मोन रिलीज़ होता है और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब जो इसके हॉपर्स होते हैं या आप समझ लें जो कि अभी इसके मुकम्मल तौर पे जवान कीड़े नहीं बने होते बल्कि छोटे कीड़े होते हैं, निम्फ होते हैं, अभी उनके पर वगैरह नहीं निकले होते, वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब ये बैंड्स जो हैं या जो जवान कीड़े भी हैं
ये भी जब ये फेरामोन्स ये हार्मोन्स वो रिलीज़ करते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये फिर इनके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ये ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और ये फिर जो अल्टीमेटली ये एक स्वाम की शक्ल में, एक बड़े झुंड की शक्ल के अंदर ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इकट्ठे होकर ये फिर ज़्यादा इनका कलर भी चेंज हो जाता है और इनकी जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो जाती है। एक तरह से आप ये समझ लें कि ये सब इकट्ठे मिलके एक जिस तरह से पागल नहीं हो जाता कोई जानदार, तो ये उस तरह से इकट्ठे होके और फिर ये मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर ये झुंड की शक्ल में मूव करते हैं। और इनके एक एक जो आप समझ लें कि जो बड़ी तादाद में ये जो हमला करते हैं, कई कई किलोमीटर तक ये सफ़र कर सकते हैं और एक एक झुंड के अंदर ये बेशबहा हो सकते हैं। और आप ये समझ लें कि ये जो फसलों को तबाह कर देते हैं और जो खुराक जो आपके जो फ्रूट्स हैं वो उनको तबाह कर देते हैं। और इसके अंदर इसका जो वो यही होता है, इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये जो डेज़र्ट लोकस्ट है, इसके अंदर आपको इसके 2 ब्रीडिंग सीज़न मिलते हैं। एक समर ब्रीडिंग सीज़न मिलता है और एक स्प्रिंग ब्रीडिंग सीज़न मिलता है। जो स्प्रिंग ब्रीडिंग सीज़न है जो कि फरवरी मार्च में होता है और वो आपको मिलेगा बलूचिस्तान, जो कि ईरान से, और बलूचिस्तान और इस टेरिटरी में इनका स्प्रिंग ब्रीडिंग सीज़न होता है। वहाँ से जब ये निकलते हैं और उसके बाद जब माहौल फेवरेबल होता है और जब उसके बाद जब बारिशें होती हैं तो फिर यहाँ से ये उठते हैं और एक स्वाम की शक्ल में, एक वबा की शक्ल में, एक झुंड की शक्ल में ये जो आम एरियाज़ में आ जाते हैं और ये दिन को भी फिर वो अपना जो डेरा वो जमाते हैं फसलों पर और फसलों को खा देते हैं। फिर इसके बाद इनका ब्रीडिंग सीज़न आता है जो कि समर ब्रीडिंग सीज़न होता है। और समर ब्रीडिंग सीज़न आप समझ लें कि जून या मिड जुलाई से लेके सितंबर और अक्टूबर तक जाता है। और इस दौरान फिर ये वहीं पे किसी रेगिस्तान के अंदर या हमारे यहाँ जो चोलिस्तान है या थरपारकर का रेगिस्तान, और फिर आगे अगर आप इंडियन डेज़र्ट की तरफ भी चले जाएँ, क्योंकि इनको तो बाउंड्री का नहीं पता होता, तो ये वहाँ पे फिर दोबारा जाएंगे, दोबारा अंडे देंगे और वहाँ से फिर दोबारा ये बड़ी तादाद में वो इनके बच्चे आएंगे और फिर जो जवान होंगे कीड़े वो झुंड की शक्ल में दोबारा हमलावर होंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये जो इसको कंट्रोल करने का वो तरीका, जब ये मैदान में उतर आते हैं और उसके बाद ये जब हमलावर हो जाते हैं तो उस वक्त तो डेफ़िनेटली लोग रवायती तरीक़ों से ढोल बजाते हैं और गाड़ियों जो मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल देते हैं, ट्रैक्टर के सलेंसर निकाल देते हैं और परातें बजाते हैं या जो भी उनके, या आग लगा के, धुआं लगा के इसको भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इसका जो ये तरीका नहीं है, ना इस लेवल पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये तादाद इनकी वो बहुत ज़्यादा हो सकती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर ये इस नुकसान को इसे इनको रोका नहीं जा सकता। तो इसका तरीक़ेकार यही है कि जो ब्रीडिंग सीज़न के दौरान इनको जहाँ पे ये छुपते हैं वहाँ पे या जहाँ पे ये अंडे देते हैं वहाँ पे इसका स्प्रे किया जाए और जो भी इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक वो अमल दरामद किया जाए। यकीनन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम वो यही होता है कि हम लेट जागते हैं। ये पिछले साल से ये इशू शुरू हुआ और पूरे साल के दौरान इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, हालांकि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसके लिए एक थ्रेट था। अब ये जब सामने आया और इसने नुकसान बड़ी तादाद में वो करना शुरू किया है तो फिर हमें थोड़ा सा होश आया है, लेकिन अभी भी करेंगे और हो जाएगा और आ रही हैं, उस लेवल तक चीज़ें जा रही हैं। हम जो लोकस्ट के केस में जो हमारी जो एक्टिविटी हैं वो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए या स्क्रीन सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए, चूँकि ये ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर जो आप करेंगे वो नज़र आएगा। यकीनन इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन चूँकि हमारे पास 1 साल था, हमने वो वक्त ज़ाया किया या उसके अंदर जो एक्टिविटी सो कॉल्ड की होंगी वो डेफ़िनेटली उसका इफ़ेक्ट वो नहीं है हमारे सामने। लेकिन जो अभी डेफ़िनेटली जब दोबारा अगले ब्रीडिंग सीज़न में अगर दोबारा ये हमलावर होते हैं तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा और नाना खास्ता कहस का सामना करना पड़ सकता है अगर जिस तरह से ये फसलों को तबाह कर देते हैं। और फिर आप अहम चीज़ ये है कि ये जानवरों का चारा जो है वो भी नहीं बचेगा
तो फिर आपको एक तरफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की भी शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उसी की बेस पे आपकी चिकन जो पोल्ट्री है वो ग्रो हो रही होती है, फिर आपके जो एग्रीकल्चर की बेस पे आपका दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, मीट आपके पास आ रहा होता है, और फिर अल्टीमेटली डायरेक्टली जो हमारी ग्रेन्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और फिर जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं जिनका ताल्लुक फूड से नहीं है, लाइक कपास है, वो हमारी इकॉनमी पे उसी पे चल रही होती है। तो एग्रीकल्चर तो हमारी इकॉनमी की बैकबोन है, और अगर इस पे भी हम सीरियस नहीं सोचते तो फिर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और आपने देखा होगा कि नेशनल असम्बली में पिछले साल जो एक्स प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने इस पे बात की। उसके बाद जनवरी में इस पे एमरजेंसी डिक्लेयर की गई। FAO के जो डेलीगेट्स हैं वो पाकिस्तान में आए, उनके एक्सपर्ट्स आए, चाइनीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में आए, लेकिन उसके बावजूद जो ऑन ग्राउंड इस पे हमारे एक जो पायलट हैं त्यारे के, वो स्प्रे के दौरान और वो एक इंजीनियर उनकी शहादत भी हुई एक हादसे में जो फ़नी ख़राबी हुई थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो हाईएस्ट लेवल पे इसको देखा जाए, और इसमें यकीनन इसमें जो पाकिस्तान आर्मी है उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये जो ऑपरेशन है ये आर्मी को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। क्योंकि जो एक तरफ को कोविड-19 जिसने आपके हेल्थ सिस्टम को जो वो धचका दिया है, और उसका डेफिनेटली जो इम्पेक्ट है वो नेशनल सिक्योरिटी पर भी आता है। और फिर अगर नेशनल जो फूड सिक्योरिटी है वो अगर उसमें भी हमें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो फिर डेफिनेटली ये जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इसमें पाकिस्तान आर्मी को जो वो डायरेक्टली ये सारे का सारा ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट करना चाहिए, और डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी के पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिससे वो स्प्रेइंग कैपेसिटी और बाकी सारी चीज़ें उसको देखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम बाकी चीज़ों पे रहें तो फिर अभी तक लड़ाई इसी बात पे हो रही है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या फेडरल सब्जेक्ट है। और अगर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो भी तो फ़र्ज़ करें अगर सिंध इसको कंट्रोल कर भी लेता तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टिड्डी को तो नहीं पता कि ये सिंध है या पंजाब है या बलूचिस्तान है, तो वो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये नेशनल लेवल पे, बल्कि इसको रियासत की सतह पर इस पर डिसीजन लेना चाहिए, और उस लेवल पे इसकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि हम इस पर कोई मौसर हिकमत अमली या प्लानिंग नहीं बल्कि मौसर कदम उठाते हुए इस पे इसको कंट्रोल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।